प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 क्वेश्चन बैंक यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वान डी ग्राफ जनित्र। तो यहाँ क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनित्र द्वारा प्रयुक्त जनित्र जिसके माध्यम से उच्च विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रयुक्त जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों में करिए। सबसे पहले इसमें पूछा है नामांकित चित्र, दूसरा इसमें पूछा है सिद्धांत और तीसरा इसमें पूछा है उपयोग। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये बता दिया है कि वान डी ग्राफ जनित्र क्या करता है। तो वान डी ग्राफ जनित्र के द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। वो उच्च विभवांतर 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर हो सकता है। तो इसमें हमको नामांकित चित्र, सिद्धांत और उपयोग देखना है। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी बनावट या रचना और साथ में इसकी कार्यविधि और इसके दोष इसको नहीं पूछा गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रचना, कार्यविधि और इसके दोष भी हम इस क्वेश्चन में कवर कर पाए। तो सबसे पहले वान डी ग्राफ जनित्र या वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या? तो ये वान डी ग्राफ जनित्र जो है एक विद्युत उत्पादक मशीन है, जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। और इस वान डी ग्राफ जनित्र को दिया था सन 1921 में प्रोफेसर आर.जे. वान डी ग्राफ ने, और उन्हीं के नाम के आधार पर इसको कहा गया है वान डी ग्राफ जनित्र। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सन 1921 में प्रोफेसर आर.जे. वान डी ग्राफ ने ऐसे विद्युत उत्पादक मशीन या जनित्र का निर्माण किया जिससे 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में है। अब इसका नामांकित चित्र है, तो हम इसके नामांकित चित्र को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास है धातु का खोखला गोला है एस, इसका नाम दिया है। तो ये धातु का खोखला गोला एस है और ये 5 मीटर व्यास का है। 5 मीटर व्यास का मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो 2.5 मीटर है। तो इस तरह से धातु का खोखला गोला एस है, और ये जो धातु का खोखला गोला एस है ये 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ, जिनका नाम है पीपी, यहाँ आप ए बी, पी पी डैश, पी क्यू ये दे सकते हैं। तो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका हुआ है। साथ में यहाँ P1 और P2 दो घिरनियाँ हैं। ये जो P1 और P2 दो घिरनियाँ हैं, इन घिरनियों के ऊपर कोई विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर, रेशम का बना हुआ एक बेल्ट इसमें से गुजरता है। क्योंकि जब घिरनियाँ घूमेंगी P1 और P2, तो इसके साथ साथ रबर या रेशम जो विद्युत रोधी पदार्थ का बना हुआ बेल्ट होगा, दोनों में से जो भी आप लेते हैं वो भी इसमें घूमेगा। साथ ही साथ इसमें धातु की बनी 2 कंघियाँ हैं, और उन कंघियों के नाम है C1 और C2। उसमें से C1 को कहते हैं फुहार कंघी या स्प्रे कॉम, और C2 को कहते हैं संग्राहक कंघी या कलेक्टिंग या कलेक्टर कॉम। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। और D यहाँ पे एक विसर्जन नलिका है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और है, इतना तो आप समझ गए कि इसमें एस जो है धातु का खोखला गोला है जो 5 मीटर व्यास का है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पी पर टिका हुआ है। साथ ही साथ P1 और P2 दो घिरनियाँ हैं, और ये जो घिरनियाँ हैं, इन घिरनियों के ऊपर कोई विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का बना हुआ बेल्ट इसके ऊपर से गुजरता है। और किस तरह से घूमेगा, तो तीर का चिन्ह करके दिखा दिया कि इस डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे। अभी घूमेगा नहीं क्योंकि इसको अभी हमने घुमाया नहीं। साथ ही साथ इसमें धातु की बनी हुई 2 कंघियाँ हैं, C1 और C2। C1 को कहते हैं स्प्रे कॉम, फुहार कंघी, और C2 को कहते हैं कलेक्टर कॉम मतलब संग्राहक कंघी। और D यहाँ पे एक विसर्जन नलिका है। साथ ही साथ इसमें गोले से जो आवेश है, उस आवेश का क्षरण यानी आवेश का लीकेज जो है वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा जनित्र है ये एक लोहे के टैंक में, लोहे का जो टैंक है, इस लोहे के टैंक में, जहाँ पर लोहे के टैंक के अंदर का दाब 15 वायुमंडलीय दाब होता है, उसमें इसको रख देते हैं। और साथ में लोहे का जो टैंक है उसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। तो इस तरह से जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये डिब्बा हमारा है लोहे का टैंक। ये क्यों लिया है? क्योंकि ये जो गोला है जिसके ऊपर आवेश उत्पन्न होगा, जब ये प्रोसेस चालू होगी तब आवेश का लीकेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको हमने लोहे के टैंक में इस तरह से पैक कर दिया है। और यहाँ पर लोहे के टैंक के अंदर जो वायु का दाब है वो हमने रखा है 15 वायुमंडलीय दाब। और साथ ही साथ ये जो लोहे का टैंक है इसका संबंध हमने कर दिया है
पृथ्वी से। इस तरह से हमने इसका जो रचना है ये हमने समझ ली। अब यहाँ पे हमको समझना है इसकी कार्यविधि। इसकी कार्यविधि, अच्छा इसमें एक बात और है, ये जो संग्राहक कंघी, ये जो फुहार कंघी सीवन है, ये जो फुहार कंघी सीवन है, इस फुहार कंघी सीवन को उच्च तनाव स्रोत की बैटरी यहाँ लगाकर इसका धन सिरा जो फुहार कंघी है सीवन, इसके साथ लगाकर इस कंघी को 10 की घात 4 मतलब 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर इसको रखा जाता है। और दूसरी बात यह है, ये तो आप समझ गए कि जो फुहार कंघी सीवन है, इस फुहार कंघी सीवन को उच्च तनाव स्रोत की बैटरी से जोड़कर इस फुहार कंघी सीवन को 10 की घात 4 मतलब 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर इसको रखा जाता है। और मैंने आपको क्या बात बताई, इससे 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। देखो, आप 10,000 वोल्ट का विभवांतर या इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको 10 लाख वोल्ट का विभवांतर यहाँ पे मिल रहा है, या उससे ज़्यादा का भी मिल सकता है। तो आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो कुछ तो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये उच्च तनाव बैटरी का जो धनात्मक सिरा है, ये फुहार कंघी C1 के साथ इसको जोड़कर 10 की घात 4 मतलब 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर इसको रखा जाता है। और धन सिरा है तो यहाँ से धनावेश निकलेगा इस तरह से। और ये नुकीले सिरे होते हैं, क्योंकि जो नुकीले सिरे होते हैं, नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नुकीले जो सिरे होते हैं, नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और जब नुकीले सिरे पर वायु के कण आते हैं, तो वो वायु के कण क्या होते हैं, ये नुकीले सिरे पर आकर आवेशित हो जाते हैं। और आवेशित होकर, क्योंकि नुकीले सिरे पर धन सिरे से जोड़ा है, तो नुकीले सिरे पर क्या होगा, धनावेश होगा। इसके कारण से क्या होगा, ये जो वायु के कण हैं, वायु के कण जब नुकीले सिरे के संपर्क में आएंगे तो वहाँ से वो आवेशित होंगे और धनावेशित होकर, प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाएंगे। फिर उसके जगह नए वायु के कण आएंगे, वो भी आवेशित होकर दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से वायु के कण आवेशित होकर दूर दूर जाते जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो नुकीले सिरे हैं वहाँ से विद्युत पवन चलने लगेगी। और साथ ही साथ वायु के कणों द्वारा आवेश को दूर ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं संवहन विसर्जन। और इस तरह से वायु के कण आवेश को लेकर जा रही है, तो वायु मतलब पवन और विद्युत मतलब कहीं ना कहीं आवेश को लेकर जा रही है, तो इसको हम कहते हैं विद्युत पवन। तो यहाँ से क्या चलेगी, विद्युत पवन चलेगी, और उस विद्युत पवन में क्या होगा, धनावेश होगा। तो इस तरह से ये हमने पूरा इसका डायग्राम का, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो रचना है, इसकी जो बनावट है, वो हमने समझ ली। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि जो नुकीले सिरे होते हैं, नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है हमारे पास कोई, और उस चालक को अगर आप आवेश देते हैं, चालक को आवेश देते हैं, तो आवेश देने के बाद इस चालक के एकांक क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई अगर इकाई लेते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक मतलब क्षेत्रफल का मान 1, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है, उसी को हम कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको सिग्मा से दर्शाते हैं। तो इस तरह से आवेश की मात्रा आवेश के पृष्ठ घनत्व के बराबर कब होगी, जब आवेश एकांक क्षेत्रफल पर होगा। और एकांक क्षेत्रफल पर नहीं होगा तो हम इसको ऐसा दर्शा सकते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। इस तरह से आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसका संकेत है सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, तो ये आवेश के पृष्ठ घनत्व का फार्मूला है, सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो बहुत अच्छे से आप बात ध्यान रखना कि जो नुकीले सिरे होते हैं, नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और नुकीले सिरे से क्या चलती है, विद्युत पवन चलती है। ये तो हो गई इसकी रचना। अब हम इसकी क्रियाविधि को देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि या इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो यहाँ पे जो, यहाँ से हम स्टार्टिंग इसकी करें, तो ये हमारी कौन सी कंघी है, ये हमारी है फुहार कंघी। C1 को हमने नाम दिया है फुहार कंघी। तो ये जो C1 है, जिसको हमने कहा है फुहार कंघी, इस फुहार कंघी को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको उच्च तनाव बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा है, तो यहाँ पे 10 की घात 4 वोल्ट के विभव पर, धनात्मक विभव पर इसको रखा है। तो ये जो
यहाँ पे नुकीले सिरे हैं, नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण से यहाँ से विद्युत पवन चलने लगती है। और यहाँ धनात्मक सिरा है तो सीधी बात है, यहाँ से जो विद्युत पवन आएगी, मतलब जो वायु यहाँ आएगी, वायु आवेश को लेकर प्रतिकर्षित होंगी, उस पर भी क्या होगा, धनावेश होगा। तो इस तरह से फुहार कंघी जो C1 है, इस C1 के नुकीले सिरे से क्या चलने लगेंगी, विद्युत पवन चलने लगेगी। और विद्युत पवन के चलने के कारण ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, बेल्ट का जो सामने वाला भाग है, ये सामने वाला भाग हो जाएगा धनावेशी। और यहाँ पर ये जो घिरनी P1 है, इस घिरनी P1 को हम किसी अन्य मशीन के द्वारा घुमाएंगे। यहाँ हम शो भी कर सकते हैं इस तरह से कि अन्य मशीन यहाँ बना दी और बना के उसको घुमाते हुए दिखा रहे। आपकी बुक में यहाँ पे चित्र में नहीं दिया था, इसीलिए हमने इसको नहीं दिखाया। लेकिन P1 जो है घिरनी, इसको किसी अन्य मशीन के द्वारा घुमाते हैं, तब जाके ये इस तरह से बेल्ट घूमता है और दूसरी घिरनी भी यहाँ घूमने लगती है। इस तरह से ये जो फुहार कंघी C1 है, इस फुहार कंघी C1 से चलने लगती हैं विद्युत पवन, और विद्युत पवन चलती है और घिरनी P1 को किसी अन्य मशीन के द्वारा हम घुमाते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे जो बेल्ट का सामने वाला भाग है, ये धनावेशित हो जाता है। और ये धनावेश युक्त बेल्ट का भाग जब घूमकर संग्राहक कंघी C2 के पास आता है, तो यहाँ प्रेरण की घटना होती है। और प्रेरण की घटना के द्वारा ये जो संग्राहक कंघी C2 है, यहाँ पर ऋणावेश तथा ये जो धातु का खोखला गोला है, इसके ऊपर धनावेश आ जाता है। तो प्रेरण की घटना के द्वारा ये जो धनावेश जाएगा संग्राहक कंघी C2 के नुकीले सिरे पर, यहाँ पर ऋणावेश, और यहाँ धातु का जो खोखला गोला है, इसके ऊपर आ जाएगा धनावेश। तो यहाँ से जो ऋणावेश निकलेगा, यहाँ जो ऋणावेश प्रेरित होगा और यहाँ धनावेश जा रहा है, तो ये ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश। और आवेश की मात्रा बढ़ रही है, और हम जानते हैं कि आवेश की मात्रा बढ़ती है तो विभव का मान भी बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ जो ऋणावेश प्रेरित होगा और ये जो धनावेश जाएगा, ये धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उदासीन कर देंगे, जिसके कारण से बेल्ट जो आगे गुजरेगा, इस बेल्ट के ऊपर कोई आवेश नहीं होगा। लेकिन ये बेल्ट जब घूमकर पुनः फुहार कंघी C1 के पास जाएगा, तो C1 के पास जाने के बाद ये पुनः यहाँ से विद्युत पवन चलेगी तो पुनः आवेशित होगा, पुनः यहाँ पे संग्राहक कंघी C2 के पास जाएगा, यहाँ ऋणावेश प्रेरित होगा, फिर से धातु के खोखले गोले के अंदर धनावेश प्रेरित होगा। तो इस तरह से पुनः आगे जाने वाला बेल्ट का जो भाग है वो पुनः अनावेशित हो जाएगा। इस तरह से ये क्रिया चलती रहेगी और हमको यहाँ पे आवेश मिलता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो धातु का खोखला गोला है, इस धातु के खोखले गोले पर हमको अधिक से अधिक आवेश मिलेगा, जिसके कारण से यहाँ पर जो विभव है ये 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक का उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम वान डी ग्राफ जनित्र की यहाँ पर कार्यविधि को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक विसर्जन नलिका जोड़ी है। ये विसर्जन नलिका जो है, ये विसर्जन नलिका का काम क्या है, तो अन्य जैसे कण हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन है या फिर ड्यूटॉन है या फिर अल्फा कण है, इनको त्वरित करने के लिए हम यहाँ पे ये विसर्जन नलिका लगाते हैं। किसको? प्रोटॉन को, ड्यूटॉन को और अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक विसर्जन नलिका लगाते हैं। इस विसर्जन नलिका का नाम है डी। ये जो विसर्जन नलिका है, इस विसर्जन नलिका का जो निचला सिरा है वो पृथ्वीकृत होता है, यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है, और जो ऊपरी सिरा है ये धातु के खोखले गोले के अंदर होता है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, संग्राहक कंघी जो C2 है, ये संग्राहक कंघी C2 भी धातु के खोखले गोले से जुड़ी है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी चित्र बनाने में गलती हो जाती है।
इसलिए ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो विसर्जन नलिका है, इस विसर्जन नलिका का निचला सिरा जो होता है ये पृथ्वीकृत होता है और ऊपरी सिरा जो होता है धातु के खोखले गोले के अंदर होता है। जब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण इस विसर्जन नलिका से निकलते हैं तो विसर्जन नलिका से निकलने पर इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। विसर्जन नलिका से निकलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, तो निकलने के कारण क्या होता है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण क्या हो गए, त्वरित हो गए। तो इस तरह से इसका जो काम है विसर्जन नलिका का, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण इनको त्वरित करने के लिए है। हालांकि हमारा जो मेन है वो ये घिरनियों के माध्यम से और उसके ऊपर जो विद्युत रोधी बेल्ट है इसी का काम है। ये तो तब के लिए है जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण इनको त्वरित करना है। तो नाभिकीय विघटन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण इनको त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने इसका कंस्ट्रक्शन या बनावट रचना समझ ली और साथ में इसकी कार्यविधि भी आप लोगों ने देख ली। अब हम देखते हैं, ये चित्र है वान डी ग्राफ जनित्र। अब हम देखते हैं इसका सिद्धांत, क्योंकि पॉइंट में पूछा है। एक तो नामांकित चित्र के साथ साथ हमने इसकी रचना और कार्यविधि भी देख ली, साथ ही साथ अब हमको देखना है इसका सिद्धांत। तो देखिए सिद्धांत क्या है। वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। जैसे कि हमने देखा फुहार कंघी C1, संग्राहक कंघी C2, ये नुकीले कंघियाँ हैं, नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धनावेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है, हमारे पास है फुहार कंघी C1, यदि किसी धनावेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, या कहना चाहिए सर्वाधिक होता है। इस स्थिति में नुकीले भाग से विद्युत पवन उत्पन्न हो जाती है जिसमें धनावेश होता है, और वो विद्युत पवन उत्पन्न हुई वो कहाँ गई, वो गई बेल्ट के ऊपर, और बेल्ट के माध्यम से जो संग्राहक कंघी धातु के खोखले गोले में लगी है वहाँ पर, और प्रेरण की घटना, फिर कंघी के नुकीले सिरों पर ऋणावेश, धातु के खोखले गोले के ऊपर धनावेश, और इस तरह से कंघी का जो संग्राहक कंघी C2 है उसका ऋणावेश और बेल्ट का धनावेश एक दूसरे को उदासीन करेंगे, और प्रेरण की घटना के द्वारा धातु के खोखले गोले के ऊपर जो धनावेश है वो बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा धनावेश हो जाएगा, और धनावेश का मान जितना ज़्यादा होगा विभवांतर का मान भी उतना ही अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सिद्धांत है, बहुत ही सिंपल है कि इसका सिद्धांत क्या कहता है कि नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और नुकीले सिरे से विद्युत पवन चलती है जिसमें धनावेश होता है। अब इसका उपयोग क्या है। एक तो है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, डेफिनेशन भी यही कहती है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन है जिससे 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। दूसरी बात, विसर्जन नलिका का काम क्या था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में, नाभिकीय विघटन में, और साथ में नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, इसकी स्टडी में भी हम वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग करते हैं। अब ये जो चित्र है बना हुआ वान डी ग्राफ जनित्र का, ये चित्र बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला है, 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पर टिका है, घिरनियाँ हैं, धातु की कंघियाँ है, फुहार कंघी, संग्राहक कंघी है, धातु की टंकी है, मतलब इतना बड़ा उपकरण है। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा उपकरण है, इसका आकार बहुत बड़ा है। बड़ा आकार होने के कारण आपको अगर दूसरी जगह ले जाके विभवांतर को उत्पन्न करना है तो आप विभवांतर उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा आकार होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होगी। तो ये इसका दोष है कि बड़ा आकार होने के कारण ये असुविधाजनक है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। और दूसरी बात है, इसमें वोल्टेज जो है ना बहुत हाई उत्पन्न हो रहा है, 10 लाख वोल्ट का, और उच्च विभवांतर उत्पन्न होने के कारण ये खतरनाक भी है। तो इस तरह से इसके दो दोष हैं, एक तो बड़ा आकार होने के कारण ये असुविधाजनक है, और दूसरा उच्च विभव के कारण या उच्च विभवांतर के कारण ये खतरनाक है। तो इस तरह से वान डी ग्राफ जनित्र का हमने इसका नामांकित चित्र, साथ ही साथ इसकी रचना, इसकी कार्यविधि, इसका सिद्धांत, इसके उपयोग और इसके दोष सभी इस क्वेश्चन में हमने कवर कर लिए, और साथ ही साथ प्रश्न बैंक के हिसाब से भी हमने इसको पढ़ लिया।
तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। फिर मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।